अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु मुर्गी पालन पर जानकारी, सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान, हमारे राज्य के जो किसान भाई कृषि के साथ साथ सह व्यवसाय के रूप में मुर्गी पालन करना चाहते हैं, तो वो इस व्यवसाय से आशातीत लाभ प्राप्त करने हेतु किस तरह से करें मुर्गियों का पालन। इस विषय पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के डॉक्टर ए.के. राय से। कुक्कुट पालन करने के लिए आप सभी लोगों को दो तरह की कुक्कुट पालन हम करते हैं। एक तो अंडे के लिए पालन पोषण किया जाता है, दूसरा मांस उत्पादन। आजकल जो किसान भाई पहले से ही मांस उत्पादन का काम कर रहे हैं, वो चाहे तो अंडे का उत्पादन भी कर सकते हैं, लेकिन जो किसान पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरुआत अंडे वाली से न कर करके जो मांस वाली मुर्गी पालते हैं उसके साथ करें। मांस की मुर्गी पालने के लिए दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, जहाँ भी आप मुर्गी पालन करें वहाँ पे पानी न लगता हो, नीची ज़मीन न हो और वहाँ पे आने जाने का रास्ता हो, जिससे आपको वहाँ पे दाना ले जाना हो या आपको मुर्गी तैयार हुई, ब्रायलर तैयार हुआ तो उसको बेचना हो, तो वहाँ पे आने जाने का साधन होना चाहिए। घर रखने के लिए आपको सबसे पहले ये निश्चित करना पड़ेगा कि आप कितनी मुर्गी पालना चाहते हैं। मान लीजिए आप 500 मुर्गी पालना चाहते हैं मांस वाली, तो उसके लिए कम से कम आपको 500 वर्ग फीट जगह की ज़रूरत पड़ेगी। 500 वर्ग फीट जगह के लिए आप जहाँ पे भी मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप पूर्व पश्चिम दिशा में घर का निर्माण करवाएंगे। लंबाई पूर्व पश्चिम में होना चाहिए, चौड़ाई उत्तर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। तो 500 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 25 × 20 का अगर आप रखेंगे तो 500 स्क्वायर फीट पर्याप्त रूप से उसमें हो जाएगा। घर ऐसा होना चाहिए कि उसमें मुर्गियाँ आसानी से रह सकें, उसमें वेंटिलेशन मतलब हवा के आने आवागमन का अच्छा साधन हो। जो उत्तर दक्षिण की दीवार होगी वो आप बिल्कुल खाली रहेगी, उस पर जालियाँ लगेंगी। पूर्व पश्चिम की जो दीवार होगी उस पर वो दीवार पूरी ऊपर तक जाएगी और जो उत्तर दक्षिण की दीवार होगी वो ज़मीन से, जो आपका ज़मीन है उससे 1 फुट ऊंचा करके 1 फुट की पटाई करवा दें और उसके ऊपर फिर करीब 10 इंच की ईंटें की जुड़ाई कराने के बाद उस पर जालियाँ लगेंगी लगभग 6 फुट। तो साइड की जो ऊंचाई होगी 6 से 7 फुट होगी और जो बीच में घर की सेंट्रल हाइट जिसको हम कहते हैं वो लगभग 12 से 13 फीट होना चाहिए। इस तरह से दोनों तरफ आप इंतजाम करके घर मुर्गी का घर बनाएं जिसमें अच्छी तरह से हवा का आवागमन हो। घर बनने के बाद आपका प्रश्न उठता है कि कैसे मुर्गी पालन शुरू किया जाए। मुर्गी पालन शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको इंतजाम करना पड़ेगा बच्चे का। मांस के लिए 1 दिन के बच्चे हम लोग डलवाते हैं। 1 दिन का बच्चा आप किसी अच्छी हैचरी से आप प्राप्त कर लें जहाँ पे जो जिनके बच्चे स्वस्थ हों, अच्छा जल्दी विकास होता हो,
तो ऐसे बच्चों को लेने के लिए आप सबसे पहले बच्चे की बुकिंग करें। बच्चा बुक होने के बाद 500 बच्चे बुक करेंगे। जब भी बच्चा आपके फार्म पे आएगा उससे पहले कुछ तैयारियां होती हैं कि बच्चे को डालने से पहले आपका जो घर है उसमें 500 बच्चे डालने के लिए धान की उसके नीचे जमीन पे धान की भूसी डाल लीजिए या लकड़ी का बुरादा डाल लीजिए, जिसको हम लीटर मटेरियल कहते हैं। एक चूजे को जो टेम्परेचर हम देते हैं कम से कम 95 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पहले हफ्ते में टेम्परेचर दिया जाता है, तापमान जिसको हम कहते हैं, इतनी गर्मी उसको चाहिए। दूसरे हफ्ते में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान कम करते जाते हैं। इस तरह से लगभग चौथे 5वें सप्ताह से 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान उसको दिया जाता है। तो जाड़े में तापमान बनाने के लिए आपको चाहे हीटर का प्रबंध करना पड़ेगा या अंगीठी की जो बुरादे की अंगीठी आती है उसका प्रबंध करें। गर्मी आपको 24 घंटे इतना आपको देना होगा, तभी बच्चे ठीक से उसमें दाना पानी खाएंगे और अच्छा उनका विकास होगा। और बच्चे को पानी जो जहाँ पे आप पानी लगाए हैं उसमें उसका चोंच पकड़ के हल्का सा डुबा दें। तो जब आप उसमें से कम 50 बच्चे का इस तरह से करेंगे तो जितने भी बच्चे फिर आप अपने फार्म में डालेंगे तो सारे बच्चे पानी पीने लगेंगे। तो ये तो रहा पहला इंतजाम। दूसरा इंतजाम आपका हुआ पानी देने के बाद लगभग 4 घंटे बाद उनके खाने का इंतजाम करना होगा। खाने के लिए उनके जो संतुलित आहार इस समय आ रहा है 3 प्रकार का होता है। एक तो प्री स्टार्टर जिसको हम बहुत महीन दाना होता है, उसको आप 1 दिन से लेकर के 15 दिन तक देंगे। दूसरा होता है स्टार्टर दाना। स्टार्टर दाना आप लगभग 15 दिन से लेकर के 25 दिन तक देंगे, या यूं कह सकते हैं जब तक लगभग 1 किलो का वजन नहीं हो जाता है। स्टार्टर राशन शुरू करने से पहले 1-2 दिन आधा प्री स्टार्टर आधा स्टार्टर मिला करके दें, जिससे बच्चे पे कोई स्ट्रेस न पड़े। उसके बाद आप फिनिशर राशन देंगे, वो जब तक आप बेचेंगे नहीं तब तक आप देते रहेंगे। लगभग 35 दिन में आज के समय में बच्चा लगभग 2 किलो का हो जाता है, तो 35 से 40 दिन तक उसको आप फिनिशर राशन देंगे जब तक कि आप मार्केट में बेच नहीं देते हैं। 25 दिन बाद आप फिनिशर राशन जब देना शुरू करेंगे तो उसमें भी वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया। प्री स्टार्टर को स्टार्टर में मिलाते हैं 2-3 दिन के लिए आधा आधा, और उसी तरह से स्टार्टर राशन को फिनिशर में आधा आधा मिला करके 1 से 2 दिन तक देंगे। फिर उसके बाद आप सीधे फिनिशर राशन देने लगेंगे। तो इससे बच्चे के विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका विकास अच्छा होता रहता है। और समय समय पे उसमें ज़रूरत पड़ती है, कोई बीमारी नहीं आए तो उसके लिए 1 से लेकर के 3 दिन तक जब आपको कोई एंटीबायोटिक, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ए देना होगा। फिर 10 से 12 दिन में 3 दिन में फिर यही प्रक्रिया आपको अपनानी होगी जिससे कोई उसमें किसी प्रकार की बीमारी न आए। और बीच बीच में आपको कुछ जो पुरानी बीमारियां हैं जैसे रानीखेत की बीमारी हो जाती है, गंभोरो हो जाती है, तो उसका वैक्सीन आता है। 1 से 7 दिन के अंदर आप पहला वैक्सीन रानीखेत का लगाएंगे। वो 1 बूंद आँख में और 1 बूंद नाक में डाला जाता है। तो वो वैक्सीन आपको 1 से 7 दिन के अंदर कभी भी लगा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो गंभोरो का मैंने बताया, गंभोरो की बीमारी भी लगभग 12 दिन से लेकर के 18 दिन के बीच में आ जाती है। तो 14 दिन 15 दिन पे गंभोरो का भी टीका आप उसको लगवा देंगे तो ये बीमारी आपको नहीं आएगी। तो इस तरह से अगर आप पालन पोषण करेंगे तो निश्चित तौर पे लगभग 30 से 35 दिन में वो 1800 ग्राम से लेकर के 2 किलो के आसपास हो जाएगा। और मार्केट में जिस तरह से रेट हो उस हिसाब से आप उसको बेचेंगे तो निश्चित तौर पे एक ब्रायलर पे आपको कम से कम 5 रुपये से लेकर के 20 रुपये तक जैसी मार्केट होगी उस हिसाब से आपको उसमें फ़ायदा होगा। तो आप किसान भाई सभी लोग लगभग 500 मुर्गियों से आप 2500 से लेकर के आप समझिए कि 10,000 रुपये तक बड़े आसानी से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब निर्भर करेगा कि बाज़ार भाव क्या है। तो इस तरह से मुर्गी पालन मांस के लिए अगर आप लोग करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत से ज़्यादा फायदा होगा। और इसको जो खाद इसकी होती है जिसको लीटर हम कहते हैं, जब मुर्गी आप बेच लें तो वो खाद निकाल करके आप अपने खेत में डाल दें, चाहे धान का हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे मक्का हो, चाहे गन्ना हो, आलू हो, सब में ये जो गोबर की खाद होती है उससे 3 से 4 गुना इसमें ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। इस तरह आप मुर्गी पालन के साथ साथ आप अपने खेत से भी अच्छा उपज ले सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। सर्दी के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख और प्रबंधन पर जानकारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन कर रहे हैं, वो इस समय सर्दी के मौसम में इन पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन प्राप्त करने हेतु इनके आवास और आहार का किस तरह से प्रबंधन करें, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ के सहायक निदेशक राजेश्वर दयाल से। जैसे किसान भाई आप इस समय जानते हैं कि सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो जिस प्रकार से आदमी अपने को जो है ना विभिन्न मौसम से बचाने के लिए विभिन्न तरह के तरीके अपनाता है, तो उसी तरह हम अपने पशुओं को भी सर्दी से बचाने के लिए कुछ अलग बदलाव करना पड़ता है। जैसे कि आप इस समय अपने पशुओं को खुले में बांधते थे गर्मी के मौसम में, सर्दी में पशुओं को अपने जो है आप किसी बंद बाड़े में रखिए, और बंद बाड़े में भी ऐसा रखिए कि जो है एकदम बंद ना हो, मतलब हवा का जो है ना आवागमन अवश्य होना चाहिए। अगर आपने बिल्कुल बंद कमरे में बांध दिया है तो पशुओं में जो है ना सांस की बीमारी या जो है ना अन्य रोग होने की संभावना रहती है। तो ऐसी जगह आप अपने पशु को बांधे जहाँ जो है ना बंद हो, हवा जो है ना आती जाती हो और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। दूसरा रहता है कि आप अपने पशु खान पीन में जो है थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। जैसे आप गर्मी में जो है ना अलग देते हैं, सर्दी में थोड़ा सा अलग करना पड़ता है। इस समय के पशु खिलाने के लिए आजकल जो है ना क्या होता है, हमारे पास इस समय अगोला है या जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं पुआल होती है, तो इनको भी मिला के हम खिला सकते हैं। कुछ दिन के बाद हमारे पास बरसीम आ जाएगी, तो अगोले के साथ जो है ना बरसीम मिलाइए, पुआल मिला लीजिए, और इसी के साथ साथ हम जो है ना अपने पशुओं को कुछ दाने की मात्रा भी दें। दाने की मात्रा में जो है ना आजकल कुछ जो है थोड़ा सा आप चोकर मिला लीजिए, कुछ खली मिला लीजिए, और उसमें जो है ना कुछ मात्रा आप नमक की और मिनरल मिक्सचर जरूर मिलाइए, जिससे कि आपके पशुओं में सर्दी से बचाव होगा, और दूसरा आपके जो पशु इस समय हीट में आते हैं वो भी सही समय पर आएंगे। खिलाने को तो हमारे पास जो है ना बहुत चीज़ होती है। जैसे आपके पास खलई होती है आपकी बिनोले की, बहुत गर्म होती है, अच्छा होता है, उससे अच्छा दूध उत्पादन भी बढ़ता है, पशु अपने को सर्दी से बचाने के लिए भी काफ़ी राहत मिल जाती है, परंतु वो महंगी पड़ती है। हम अपने पशुओं को संतुलित खिला के, मतलब यही जो हमने दाना बताया सिंपल ही दाना है, इसको खिला के भी आप अपने पशुओं को सर्दी से बचा सकते हैं। दूसरा, जैसे आपके बाड़े होते हैं, बाड़े जो है ना गाँव में अक्सर देखते हैं किसान भाइयों के पास खुले रहते हैं, तो उसमें आप जो है ना बाड़े में कोई टाट पट्टी या जो है ना कोई इस तरह का जो है ना वो बांध सकते हैं, जिससे कि हमारा पशु सर्दी से बचा रहे। या उसमें जो है ना अगर ऐसी बात है तो उसमें पुआल भी डाल सकते हैं, जगह जगह जो है ना छेद होते हैं, उनमें पुआल डाल के आप अपनी सर्दी को बचा सकते हैं। गांव में तो अक्सर हमारा कच्चा फर्श होता है, तो उसमें बिछावन के रूप में भी आप पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए किसी बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। गाँव में अक्सर जैसे आपका जो है ना क्रेसर होता है, वहाँ जो है ना वो खोई बनती है, खोई के नीचे का बचा हुआ बरुद्दा वो प्रयोग कर सकते हैं, या धान की पुआल जो है ना वो प्रयोग कर सकते हैं, या आप जो है ना गन्ने की पुआल होती है उसको भी डाल देते हैं। परंतु उसमें ध्यान रखें कि दूसरे तीसरे दिन हम उसको पुआल को अवश्य बदलते रहें, उलट पलटते रहें, और एक हफ्ते में उसको जो है ना बाहर निकाल के किसी गड्ढे में डाल दें, जिससे कि आपकी कंपोस्ट भी अच्छी बन जाती है। तो नीचे जो है ना आप हमेशा सफाई करते रहते रहे हैं, अच्छी तरह साफ सफाई करवाइए, जिससे कि हमारी बीमारियां भी कम हो। उसमें साफ सुथरा रखिए। रात के समय आप अपने पशु को बाड़े में रखिए, दिन के समय उसको खुले में रखिए, जिससे कि हमारा पशु को धूप में मिलती रहे, और बाड़ा जो है ना आपका धूप में थोड़ी हवा आएगी तो आपका सूख भी जाएगा। देखिए किसान भाई, थोड़ा सा सर्दी में पशुओं को जो है पानी जो पिलाते हैं, ताज़ा पानी पिलाइए। ऐसा ना करें कि रात का पानी रुका रहता है उसी को पिला दे, तो उसमें पशुओं को जो है सर्दी लगने की भी संभावना रहती है। तो आप ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप अपने पशु को ताज़ा पानी पिलाइए, और अगर हो सकता है तो गुनगुना हो, धूप में रखा हो वो पिलाइए, तो उससे आपके पशु की जो है सर्दी भी बचाव का कार्य करेगी। नहलाने के लिए जो गर्मी में देखिए हम जो है अपने पशु काफ़ी नहलाते हैं, मगर सर्दी में जो है पशु को कम नहलाया जाता है। और अगर नहलाना भी है, आप ऐसे मौसम में नहलाइए जब अच्छी धूप निकली हो, और सवेरे के टाइम नहलाइए। सवेरे के टाइम नहला के उसको पशु को आप अपना किसी धूप में खड़ा कर दीजिए, 2-3 घंटे तक जो है ना वो आराम से आपका। देखिए अगर हम जो है ना इन बताई हुई बातों पर किसान थोड़ा ध्यान देगा, तो आप अपने पशु जो है ना अच्छा उत्पादन लेके और इनकम बढ़ा सकते हैं, और आपका पशु स्वस्थ रहेगा। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गेहूं की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल मौसम एवं तापमान रहने की संभावना है। अतः उचित मृदा नमी की दशा में किसान भाई गेहूं की बुआई इस सप्ताह भी जारी रखें। कम मृदा नमी वाले खेतों में पलेवा करें, जिससे बुआई हेतु आवश्यक मृदा नमी बनी रहे। इस सप्ताह गेहूं की बोई जाने वाली मुख्य किस्मों जैसे यूपी 2338, PBW 373, HD 2687, यूपी 2565, यूपी 2425 आदि में से ही किसी किस्म का चयन करें। रात्रि के तापमानों में संभावित गिरावट के कारण बीज की मात्रा कुछ अधिक अर्थात 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें तथा बुआई के समय उर्वरकों की मात्रा कुछ कम कर दें। इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने निचले खेतों में धान की फसल की कटाई देर से की हो अथवा गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खेत खाली हुए हों, उन खेतों में उपयुक्त मृदा नमी की दशा में धान का पुआल अथवा गन्ने की सूखी पत्तियों को फैलाकर इसे गलाने हेतु 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से समान रूप से खेत में बखेर दें तथा हैरो चलाकर पलट दें तथा खेत की अच्छी प्रकार तैयारी कर अगले सप्ताह गेहूं की बुआई करें। इसके साथ ही जिन किसान भाइयों की जमीन नीची अर्थात जल भराव होने के कारण अधिक नम हो, उसमें से यदि धान की फसल की कटाई भी देर से हो पाई हो, तब उन खेतों में जीरो टिलेज पद्धति द्वारा गेहूं की बुआई करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि परीक्षणों के आधार पर यह पाया गया है कि ऐसे खेतों में इस समय पारंपरिक विधि द्वारा खेत की तैयारी कर बुआई करने से जुताई में अधिक समय लगने तथा जुताई की लागत भी अधिक होने के कारण गेहूं की फसल की पैदावार भी कम मिलती है। नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में बोई गई गेहूं की फसल 21 से 25 दिनों की हो गई होगी। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर फसल की इस क्रांतिक अवस्था पर खेत में सिंचाई अवश्य करें। यदि खेत की मिट्टी भारी हो तब सिंचाई से पहले तथा यदि खेत की मृदा हल्की हो तब सिंचाई के बाद ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर हैंड हो की सहायता से गुड़ाई करें। किसान भाई इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सरसों की 30 से 35 दिनों की फसल में सिंचाई करें तथा ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से बुरकाव करें तथा निराई कर घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर नियंत्रित कर दें। तापमानों में संभावित गिरावट तथा कोहरा छाए रहने से लाही की फूल एवं फली बनने की अवस्था की फसल में ऐसे मौसम में हरे, मटमैले, भूरे रंग के माहू कीटों का प्रकोप हो सकता है। अतः कम प्रकोप दिखाई देने के बावजूद फसल सुरक्षा हेतु 2 मिलीलीटर नीम के तेल का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो किसान भाई गन्ने की पेड़ी की दोबारा पेड़ी नहीं रखना चाहते हैं तथा गन्ने की कटाई के बाद गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो वे इस सप्ताह पेड़ी की कटाई जमीन की सतह से करें तथा पत्तियां अलग कर नजदीकी गन्ना मिल भिजवाएं। गन्ने की अधिक पत्तियों को खेत से बाहर निकलवा कर गेहूं की बुआई कर दें। चना एवं मटर की फसलों में खुरपी या हैंड हो की सहायता से निराई गुड़ाई करें, जिससे खरपतवार नियंत्रित होने के साथ साथ मिट्टी में हवा व तापमान का संचार होने से पौधों का विकास हो सके। ढैंचा की पकी फसल की कटाई कर भली भांति सुखाकर मड़ाई करें एवं धूप में सुखाकर बोरों में भंडारण करें। ऐसे मौसम में अरहर की फूल एवं फलियां बनने की अवस्था की फसल में किसी प्रकार के कीट या बीमारी लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः इस अवस्था की फसल पर किसी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदनाशी का छिड़काव न करें। ऐसे मौसम में आम के पेड़ों पर जमीन की सतह से तने द्वारा कढ़ी या मीलीबग कीटों के चढ़ने की पूर्ण संभावना है। ये कीट
पेड़ों की पत्तियों, शाखाओं तथा तने को भारी हानि पहुंचाते हैं। अतः सुरक्षा हेतु किसान भाई इस सप्ताह पेड़ों के मुख्य तनों के चारों ओर जमीन की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर 30 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 400 गेज मोटी प्लास्टिक की पट्टियां बांधें तथा पट्टी के किनारे नीचे की तरफ ग्रीस का लेप लगाएं। प्याज के बीजों की नर्सरी में बुआई इस सप्ताह भी जारी रखें। बुआई हेतु अधिक पैदावार देने वाली कुछ प्रजातियों जैसे पंजाब रेड राउंड, एग्री फाउंड लाइट रेड, पूसा माधवी, अर्का निकेतन आदि में से ही किसी किस्म का चयन करें। प्याज की बोई नर्सरी में यदि नमी की कमी हो तब फव्वारे की सहायता से पानी का छिड़काव करें। लहसुन की फसल में निराई कर खरपतवार निकालें तथा सिंचाई करें तथा ओट आने पर यूरिया का हल्का बुरकाव कर गुड़ाई कर दें। आलू की 28 से 30 दिनों की फसल में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। रात्रि के तापमानों में संभावित गिरावट के मद्देनजर पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि सभी प्रकार के पशुओं को रात्रि में अंदर बांधना जारी रखें। नवजात एवं कम उम्र के बछड़े एवं बछियों को सायं होते ही टाट आदि से ढक दें, जिससे वे ठंड लगने से बीमार न हों। सभी प्रकार के पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं तथा स्वच्छ पानी पिलाएं। पिछले माह ब्यात कर चुकी गाय एवं भैंस यदि इस सप्ताह गर्मी में आएं तब उन्हें इस समय गाभिन न कराएं, बल्कि अगली गर्मी जो कि इसके लगभग 21 दिनों के बाद आएगी उस समय ही गाभिन कराएं। इससे इन पशुओं का ब्यात अंतराल सामान्य बना रहेगा, लेकिन ध्यान रखें कि गर्मी में आने के 8 घंटे के बाद ही कृत्रिम या अच्छी नस्ल के साँडों से गाभिन कराएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है तुलसीपुर आजमगढ़ के सोमेंद्र राजभर ने। आपने मुजफ्फरनगरी भेड़ के पालन पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुजफ्फरनगरी नस्ल भेड़ों की सभी नस्लों में सबसे अधिक शारीरिक भार वाली नस्ल है और इसकी मांस की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। मुजफ्फरनगरी नस्ल की जो मुख्य पहचान है इसमें पूंछ का लंबा होना। यह सभी नस्लों में इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। कुछ जानवरों में कुछ का मतलब करीब 5% जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी पूंछ ज़मीन को टच करती है, ज़मीन तक पहुंच जाती है। दूसरा, शरीर का रंग सफ़ेद होता है और इसका जो चेहरा है थोड़ा उभरा हुआ होता है। यह सभी नस्लों में जैसे कि मैंने बताया सबसे अधिक भार वाली है, इसलिए इसके जो मेमने पैदा होते हैं उनका भी जन्म भार सभी नस्लों से अधिक होता है। औसतन जन्म भार 3.8 किलो लगभग 3.25 किलो के आसपास होता है। बाकी सभी नस्लों में किसी भी नस्ल में 3 या 3.25 किलो से जन्म भार अधिक नहीं होता। और इसके शारीरिक भार 3 माह पर शारीरिक भार, 6 माह पर शारीरिक भार और 12 माह पर शारीरिक भार जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो इस तरह से हैं। 3 माह पर 17 किलो और 6 माह पर करीब 26 किलो और 12 माह पर 32 किलो इसका औसत आता है। बाकी किसी भी भेड़ नस्ल में इतने औसत नहीं आते। एक इसकी जो खासियत है यह बहुत ही मजबूत या हार्डी नस्ल है, इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। यदि हम वर्ष में देखें तो करीब 2 या 2.5% इसकी मृत्यु दर होती है। कारण यही है कि इसके मेमने काफ़ी शारीरिक भार वाले होते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए इसमें बीमारी कम लगती है। अब आता है इसका ऊन की गुणवत्ता और ऊन उत्पादन के बारे में। यह नस्ल पूर्णतः मांस उत्पादन वाली नस्ल है। केवल इसका मांस उत्पादन के लिए इसको पालते हैं। इस नस्ल में ऊन का उत्पादन करीब 1.25 किलो एक साल में आता है, जिसे हम वर्ष में 2 बार ऊन कल्पन करते हैं। 600 से 700 ग्राम, 800 ग्राम एक बार में ऊन आती है। गुणवत्ता इसकी गलीचा उत्पादन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम इसको गलीचा बनाने में काम नहीं ले सकते। इसके बाद आता है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन 1 या 2 नस्ल को छोड़कर किसी भी भेड़ से दूध नहीं निकाला जाता। इनमें 400 ml या 500 ml उतना ही दूध होता है जो इसके बच्चे के लिए पेट भरने के लिए पर्याप्त होता है। इसके बाद आता है जनन क्षमता।
चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, जनन क्षमता शरीर आकार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे शरीर का आकार कम होता जाता है, जनन क्षमता बढ़ती जाती है। क्योंकि यह सबसे अधिक भार वाली और ऊंची नस्ल है, इसलिए इसमें कम आकार वाली भेड़ों से जनन क्षमता कम है। फिर भी यहाँ हमने अनुसंधान करके इसकी जन्म क्षमता में काफ़ी सुधार किया है। अखिल भारतीय भेड़ सुधार परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें हमारा उद्देश्य केवल इसके शारीरिक वृद्धि यानी मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस परियोजना में हम इस नस्ल में संस्थान में आनुवंशिक सुधार तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी है कि गांव तक भी इस तकनीक को पहुंचाकर भेड़ पालकों के रेवड़ों का आनुवंशिक सुधार करें। इसके लिए प्रतिवर्ष 70 या 80 प्रजनक मेढ़े किसानों को दिए जाते हैं, वह अपने रेवड़ों में इसका प्रयोग करते हैं। किसानों को हम मेढ़े हमारे संस्थान द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर दिया जाता है, जो कीमत गांव की कीमत से काफ़ी कम है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। विलंब से गेहूं की वैज्ञानिक तकनीकी से बुआई पर जानकारी। मिर्च की फसल में लगने वाले विभिन्न रोग एवं इनका नियंत्रण। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।